और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को सावधान करने वाली खबर आपको दिखा दें। दिल्ली में किराएदार के बाथरूम में कैमरा लगाने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने किराएदार के बाथरूम में लगाया था स्पाई कैम। किराएदार लड़की की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, उसके बाद जांच पड़ताल की गई। एक कैमरा तो बल्ब के होल्डर में भी लगा दिया गया था। आपको उस लड़की की आप बीती सुनवाते हैं। मैं यहाँ रेंट पे रहती हूँ, मैं यहाँ तैयारी करती हूँ और मेरे वॉशरूम में रूम में कैमरे लगे हुए थे। वो सारा जो ये सब घर की देखरेख सारा काम जो है मकान मालिक का लड़का ही करता है और चाबी उसे ही दे के जाते थे। 2 बेटे हैं उनके। फिर बस वो बार बार मेरे वॉशरूम के डोर के पीछे पड़ा हुआ था, या तो बंद करके यूज़ किया करो या ऐसे उतरवा दो। वो उतरवाने वाले को भी ले आया था, लेकिन मैं वो टेस्ट देने गई हुई थी, मैंने उसे चाबी नहीं दी, मुझे डाउट हो रहा था। फिर मैं वहाँ से आई, मैंने चेक किया तो वॉशरूम में कैमरा था। फिर मैंने सब जगह चेक किया तो रूम में 3 कैमरे थे। फिर जो मैंने खुद कैमरा उतारा था वो मैं शॉप पे चेक करा के लाई। मैंने वहाँ उस लड़के की वीडियो बनाई जब उसने मुझे कंफर्म कर दिया ये कैमरा है। मैंने अपने पेरेंट्स को बुलाया। अगले दिन मैं रूम से नहीं निकली जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ गए। फिर मैंने इनकी एफआईआर कर दी। तो हॉस्टल में जिस तरीके से स्पाई कैम लगाए गए थे, यकीनन बहुत चौंकाने वाली खबर और सावधान करने वाली खबर। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कारवां पहुंच गया है फरीदाबाद। जोरदार तालियां फरीदाबाद के लोगों के लिए। तैयार हैं फरीदाबाद के लोग यहां पर अपने सवालों के साथ। फरीदाबाद राजधानी दिल्ली से ज्यादा फासला है नहीं, फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता है। 6 विधानसभा सीटें आती हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया, जनता तैयार है अपने मुद्दे और सवालों के साथ। मंच पर नेता मौजूद है, उनसे आपका परिचय बाद में करवाऊंगी। पहले ये जान लीजिए आप, आज जिस मुद्दे से चर्चा की शुरुआत होगी वो बीजेपी सांसद कंगना रनौत का 3 कृषि कानूनों को दिया गया आज का बयान, जिस पर शुरू हो गया है सियासी घमासान। वो तीनों कृषि कानून जो लंबे किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने वापस ले लिए थे, उनकी पैरवी दोबारा लाने के लिए कंगना रनौत बीजेपी सांसद ने की। हालांकि अपने बयान को उन्होंने निजी बताया, बीजेपी ने उनके बयान से किनारा भी कर लिया, लेकिन कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया है। विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी कर रहा है और ऐसे में कंगना के बोल हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के लिए साबित होंगे सेल्फ गोल? इसी मुद्दे पर करेंगे आज आर पार। पहले देखिए जरा किस तरीके से सियासी वार पलटवार हो रहा है इस मुद्दे पर। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। उनको नहीं पता कि 750 किसानों की जान की कुर्बानी देने के बाद, शहादत देने के बाद ये 3 काले कानूनों को वापस कराने का काम हमने किया। तो ना भूलें ये बात। ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। मैं सोचता हूँ ये सारा एक चर्चा का विषय है। क्या इस देश के हित में है, क्या किसान के हित में है, ये निश्चित रूप से चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी और सीनियर नेता कंगना रनौत जी ने मांग करी है कि तीनों किसानों के कानून वापस लागू किए जाएं। इस बार जब बटन दबाने जाओ, ऐसा बटन दबाना दोबारा ये तीनों कानूनों की बात ना करें। ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, बट जब तक सरकार की तरफ से या अधिकृत पार्टी की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे नहीं लगता उस पर कमेंट करने का कोई फायदा। व्यक्तिगत बयान होगा, लेकिन अभी दोबारा कानून लगाने का प्रश्न आता ही नहीं है। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है,
मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। ये बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज़ को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखिए। यही हुआ है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर, क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। जल्दी से आपका परिचय कराती हूँ। मंच पर यहाँ पर जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं तिगांव विधानसभा सीट से रोहित नागर। जोरदार तालियां रोहित नागर के लिए। प्रदीप चौधरी को आप देख रहे हैं, नेता जेजेपी हमारे साथ इस समय मौजूद है मंच पर। साथ ही सुरेंद्र वशिष्ठ आईएनएलडी के उम्मीदवार पृथला सीट से, जहां से पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार जीता था। और साथ ही नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता भी यहाँ मंच पर मौजूद होंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ तो राष्ट्रीय प्रवक्ता इस समय जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता इस समय मौजूद हैं। उन्हीं के पास आपको लेकर चलेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, फरीदाबाद से देख रहे हैं आप। नॉन स्टॉप अंदाज में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं कृषि कानूनों को लेकर। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के विवादित बोल, सियासी घमासान कंगना के इस बयान पर मचा हुआ है। और ऐसे में सीधे रुख करते हैं, सिद्धार्थ यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कंगना के ये बयान, ये संयोग या ये प्रयोग है किसी तरीके का? सिद्धार्थ। देखिए रोमाना जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल स्पष्ट कर चुकी है। हमने उस बयान का खंडन कर दिया है। वो उनका निजी बयान है। कंगना जी ने स्वयं अपनी वीडियो बना करके उसको स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका निजी मत था। भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल मत तीनों कृषि कानूनों पर है वो सबको पता है। पर विपक्ष की समस्या ये है कि जहां हरियाणा में एक और भारतीय जनता पार्टी सभी 24 फसलों पर एमएसपी देने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी देश भर में ऐसा ना कर पा रही है और हरियाणा के मैनिफेस्टो तक में प्रॉमिस नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश का किसान ये समझ चुका कि जो कांग्रेस हितैषी बनने का एक प्रयास करती है किसानों का, वो बल्कि हितैषी नहीं उनके हकों को छीनने वाली है। और इसीलिए वो इधर उधर कहीं ना कहीं अपने ध्यान को ले जाना चाहते हैं। पर किसानों के असल मुद्दे पर, उनको सहूलियत देने वाले मुद्दों पर, वहां पर किस प्रकार से किसानों को एमएसपी मिल सके, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार से और प्रगति हो सके, कांग्रेस पार्टी का इस बात पे कोई विजन नहीं है और इसीलिए उनकी एक चुप्पी है और अन्य विषयों पर वो बोल रहे हैं। मैं मानता हूं आज हरियाणा के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय है रोमाना जी, उस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। वो बयान कंगना रनौत का, जिसे वो खुद अपना निजी बयान बता रही हैं, जिससे पार्टी साफ तौर पर किनारा कर रही है, कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो क्या बेमतलब बेबुनियाद के बयान को कांग्रेस पार्टी चुनाव में फायदा उठाने के लिए तूल दे रही है? सर रोमाना जी, वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती है। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर आपकी अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। कंगना जी को कहा गया है वो बयान देने के लिए, फिर कंगना जी को कहा गया वापस लेने के लिए। मान लीजिए कंगना जी ने कह दिया भाई मेरा निजी है। नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, उन्होंने आधिकारिक रूप से, मैंने ट्वीट किया उनके वीडियो को, आधिकारिक रूप से कहा है कि कंगना रनावत बिल्कुल ठीक कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तीनों कृषि कानूनों को वापस लाएगी। ये किसान जो सरहद पर बैठे हुए थे दिल्ली की, ये लोग खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, विदेशी फंडिंग एजेंट हैं। ये नंद किशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और उसके आगे आप चली जाइए, अभी खट्टर साहब का बयान आ गया। वो कह रहे हैं कि साहब शंभू बॉर्डर पर जो किसान बैठे वो किसान ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि उग्राहा साहब किसान नहीं है, वो कह रहे हैं डड्डेवाल साहब किसान नहीं है, वो कह रहे हैं चढ़ूनी साहब किसान नहीं है, इनकी यूनियन किसान नहीं है, वो कह रहे हैं चौधरी प्रेम सिंह राणा लालड़ू किसान नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि किसान के अलावा सारे शरारती तत्व जो हैं वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर अंबाला में बैठे हुए हैं। ये मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं और ये सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो अडानी को फायदा देने वाले कृषि कानून हैं ये वापस होने चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर का साफ साफ बयान है। ठीक है, तो सिद्धार्थ जी, ये जो रोमाना जी मैं जवाब दे देता हूं। बयानों की क्रोनोलॉजी अभी सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो फिर सर मंशा पर सवाल उठेगा और कांग्रेस कह ही रही है कि ये बयान कंगना जो दे रही हैं वो दरअसल शय बीजेपी की है। अब भले ही किनारा कर लें, पल्ला झाड़ लें। देखिए रोमाना जी अभी एक शायरी सुना रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, 2 लाइन मैं भी सुना देता हूं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है।
अब ये झूठी फैलाना चाहेंगे तो कहां जाएंगे? आपको मैंने ऑफिशियल खंडन करते हुए बयान बता दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्पष्ट मत दे दिया। हरियाणा के अंदर किसानों के पास जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जो मूलभूत मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। बताइए ना, क्यों नहीं दे पा रहे एमएसपी, क्यों नहीं वादा कर पा रहे? हमारी सरकार ने सभी 24 फसलों पर एमएसपी दी और आगे देने का वादा किया, उस पर एक शब्द नहीं है। पर किसानों की आड़ पर आकर के अगर राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहेगी तो मैं मानता हूं इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। रोमाना जी, आज इनके खर्ची पर्ची मॉडल को प्रदेश की जनता और प्रदेश का किसान रिजेक्ट कर चुका है। जहां हर चीज में खर्ची पर्ची चल रही हो, जहां दामादों का और दलालों का काम चलता हो, वहां क्या होगा? पर सर, इसके मौका बीजेपी के सांसद की तरफ से क्यों दिया जा रहा है बार बार? कंगना रनौत क्या राजनीति में इतनी अपरिपक्व हैं कि वो बार बार इस तरीके के बयान दे रही हैं? पिछली बार भी जब उन्होंने 25 अगस्त की शायद तारीख थी, जब उन्होंने इसी किसान आंदोलन को लेकर रेप और बलात्कार की बात कर दी थी उस किसान आंदोलन में, तब उन्हें फटकार भी लगी थी पार्टी की तरफ से। वो बार बार इस तरीके के बयान क्यों देती हैं जिससे फजीहत पार्टी की होती है? सिद्धार्थ जी देखिए रोमाना जी, आज उन्होंने, आप उनके बयान को अगर फिर से सुनेंगी, जिस प्रकार का खेद उन्होंने व्यक्त किया है, आप स्वयं इस बात को समझ जाएंगे। उन्होंने खुद कहा है कि वो अब समझती हैं इस बात को कि वो मात्र अभिनेत्री नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। उनके बयान पर राजनीति इस प्रकार से हो सकती है और इसलिए उनको वही बयान देना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड हो। और ये कहते हुए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, तो उनका व्यक्तिगत बयान है, उन्होंने कह दिया। भारतीय जनता पार्टी का दूसरा बयान है, पर इसको अगर राजनीति का अखाड़ा बनाने की बात कांग्रेस करेगी तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा में जिनके पास मुद्दे ना हो, विफलताएं भरी पड़ी हो, जिनके पास चुनाव लड़ने के लिए कोई एजेंडा ना हो और जनता को देने के लिए कोई सौगात ना हो, वो इस प्रकार का काम करते हैं और कोई नहीं करता। मैं जवाब लेती हूँ। तो सुरेंद्र राजपूत जी, सिद्धार्थ यादव ये कह रहे हैं कि दरअसल हरियाणा बीजेपी सरकार, किसान हितैषी सरकार, उसकी घेराबंदी करने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दा है नहीं। इसी वजह से एक ऐसा बयान जिसे हर तरफ से खारिज किया जा रहा है, खुद जिसने वो बयान दिया वो उसको अपना निजी बयान दे रही है, बरकरार दे रही है, बावजूद इसके आप लोग उसे हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। रोमाना जी, थोड़ा समय दे दीजिएगा। मैं पहले आपको बता दूं, 750 किसानों की हत्या करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में किसान हितैषी होने की बात कर रही है। एमएसपी पर कांग्रेस कानूनी गारंटी देने की बात कर रही है और ये कह रहे 24 फसलों पर देंगे। कौन सी फसल पर अब तक दिया? आप खरीदते तक तो है नहीं फसलें। आप क्या नाम, किसान के बच्चों को आपने अग्निवीर जैसी समस्या में फंसा लिया है। आप बिजली दे नहीं रहे। जो बिजली मुफ्त में मिलती थी, 175 रुपए पर किलोवाट आपने सैंक्शन लगा दी। और यह बयान खाली कंगना का नहीं है रोमाना जी, नंद किशोर गुर्जर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, क्या नाम, यहां से गाजियाबाद से विधायक है, उन्होंने भी दिया। और आज अभी मनोहर लाल खट्टर ने भी यह बयान दिया कि जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अंबाला में, वो किसान है ही नहीं। आप मेरी बात को समझिए, ये जो बाकायदा क्रोनोलॉजी है, ये कंगना रनावत से लेकिन शुरू होती है। और ये भी तो समझिए ना, जो बीजेपी कह रही है कि साहब ये कृषि कानून जो हैं वो वापस तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए थे ना, और ये कहते हुए लिए थे कि हित में थे किसानों के, लेकिन क्योंकि समझा नहीं पाए इस वजह से वापस ले रहे हैं। और वो तब की सरकार में उन्होंने वापस लिए सर, जब उनके पास नंबर्स की कोई कमी नहीं थी, अपने दम पर प्रचंड बहुमत था तब बीजेपी के पास। फिर भी आप लोग शक और शुभा के दायरे में बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं, क्यों? अरे भाई, क्यों नहीं करेंगे जब ये इनके सारे के सारे सांसद कहते हैं। अयोध्या का सांसद कहता था 400 सीट लाओ, आप संविधान चेंज कर देंगे। इनका निशिकांत दुबे कहता था, इनके जो हैं तमाम क्या नाम सांसद प्रत्याशी कहते थे, मंत्री कहते थे, अनंत हेगड़े कहते थे। लोगों 240 पे ले आए ना इनको, आ गए हैसियत में। उसी तरीके से खाली कंगना नहीं कह रही है, नंद किशोर गुर्जर भी कह रहे हैं, लगातार जो है अब मनोहर लाल खट्टर भी कह रहे हैं, किसानों को गालियां दे रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि जो 2 साल से 1.5 साल से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो किसान ही नहीं है, और किसान नहीं है, और उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है, उनको आतंकी कहा जा रहा है। तो अगर आप ये कहेंगे आप लोग तो क्या हम ये मुद्दा नहीं उठाएंगे पर एमएसपी की बात तो करते हैं, लेकिन ये आपके बड़े नेता जिस तरीके के बयान यहाँ पर सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं, उससे जो किसानों का बार बार अपमान करते हैं सर, फिर ऐसे कैसे बात बनेगी बीजेपी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में? ये तो कृषि प्रधान राज्य है सर, यहाँ पर तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो ग्रामीण भारत का।
देखिए रोमाना जी, मैं सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा उत्तर प्रदेश से निकल करके हरियाणा की हकीकत को पहचाने और हरियाणा को जानने का काम करें। जिस हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 साल में हुड्डा सरकार ने 25,000 एकड़ मनोहरलाल खट्टर के बयान का जिक्र कर रहे हैं, 25,000 एकड़ सीएलयू 9.5 साल यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, बकवास कर रहे हैं वो। रोमाना जी एक करके प्लीज सुरेंद्र जी, मैं हूं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए, प्लीज सर बीच में मत बोलिए क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, फिर बहस डीरेल हो जाएगी। हाँ जी सिद्धार्थ जी, आइए विस्तार से अपनी बात रखिए जी। मैं बिल्कुल, अब रोमाना जी, जिस सरकार ने, जिस हुड्डा के शासन ने 25,000 एकड़ 10 साल के अंदर सीएलयू गैंग की मदद से चेंज ऑफ लैंड यूज करके किसानों से छीन करके अपने दामाद को देने का काम कर दिया, परिवार को देने का काम कर दिया, दलालों को देने का काम कर दिया, वो किसान हितैषी बनने की एक ढकोसला ना दिखाएं। रही बात, किसानों का फायदा बयानों से नहीं होता है, किसानों का फायदा योजनाओं से होता है। आज अगर हरियाणा के अंदर 24 की 24 फसलों पर वादा नहीं है, सुरेंद्र राजपूत जी आंखें खोल करके हरियाणा में आइए, एमएसपी देने का काम किया है हमने, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया है, ठीक है जो आप कह रहे हैं मैं इस पर जवाब देने का काम किया, मैं सुरेंद्र राजपूत जी से जवाब दूंगी इस पर, क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज मन से कहा ना कि हरियाणा में कांग्रेस के राज में क्या होता था, दलालों और दामादों उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार काम करती थी। सुरेंद्र राजपूत जी, अपना राजपाट भूल गए आप, कांग्रेस का 10 साल का शासन हरियाणा का। बिल्कुल, आपको मैं इतना बता दूं, उसी दामाद की जिसकी ये लोग बात करते थकते नहीं है, उसी दामाद को क्लीन चिट मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने हाई कोर्ट में क्यों दी? आज की डेट में ये आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग पापी हैं। मैंने नहीं दी है क्लीन चिट, बाकायदा मनोहरलाल खट्टर की सरकार ने हाथ जोड़ करके। और दूसरा सुनो सिद्धार्थ यादव, आप उसकी हरियाणा की बात कर रहे हो, सुनो मेरी बात, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, अब बीच में मत बोलो। मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट में दी है नंबर 1। नंबर 2, आप लोग जो जितनी बात दलाल की, अगर मंडी के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो तो सच्चाई यह है कि ये मंडी के आड़ती, उनके मजदूर और उनके सारे लोग आपको जवाब देंगे अगर मंडियों के आड़तियों को आप दलाल कह रहे हो। तीसरी बात मैं बता देता हूं। चलिए ठीक है सर, आज 8 अक्टूबर का इंतजार कर लेते हैं जब नतीजे सामने आएंगे, और उससे पहले 5 अक्टूबर वोटिंग का दिन है। अगर आप हरियाणा के वोटर हैं तो फिर मतदान जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब वक्त फरीदाबाद के लोगों के लिए, और अब वक्त फरीदाबाद के जो नेता है वो यहाँ जनता के सवालों का जवाब देंगे। जल्दी से आपको मंच पर लेकर चलूंगी। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, और आज का सबसे बड़ा मुद्दा वो कंगना रनौत बीजेपी सांसद का बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में। बोल कंगना के बीजेपी के लिए सेल्फ गोल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो कंगना रनावत जी ने बोला है वो उनके निजी विचार हैं। कंगना रनावत जी ने खुद ने भी वीडियो रिलीज करके कहा है कि वो अपने बोल को वापस लेती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि वो किसानों के साथ खड़े हैं। एक बात मुझे बताइए, एक कहावत है कि तीर कमान से अगर निकल जाए और बात जबान से अगर निकल जाए तो वापस नहीं ली जा सकती है। सही कहा ना मैंने? देखिए तालियां बजा रहे हैं वहां पर लोग। फिर अब बयान भी दे दो, वापस भी ले लो, चित भी मेरी पट भी मेरी। कई लोग जो होता है राजनीति के अंदर जब इनिशियली आते हैं उनका मकसद होता है सेवा करना, पर क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर वो अपनी राय, व्यक्तिगत राय रखते हैं। फिर जब पार्टी का स्टैंड होता है वो पार्टी के स्टैंड के साथ अग्री करते हैं। आज कंगना रनावत जी ने कह दिया है कि वो पार्टी के स्टैंड के साथ में है। मेरे पास में हर फसल का रिकॉर्ड है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हर फसल पे एमएसपी कांग्रेस पार्टी से ज्यादा दी है। तो अगर हम किसान हितैषी नहीं होते, तो अगर मैं आपको 2000 गेहूं, धान, मसूर, उड़द, मूंग, हर जो फसल है उसमें जो 2013-14 में दाम मिलता था उससे ज्यादा इस वक्त मिल रहा है, तो हम तो किसान हितैषी। इन्होंने तो एमएस स्वामीनाथन कमीशन के अंदर इंप्लीमेंट तक नहीं किया। कितना प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई? गेहूं के अंदर 41% बढ़ोतरी, धान के अंदर 43% बढ़ोतरी, मसूर के अंदर 73% बढ़ोतरी, उड़द के अंदर 40% बढ़ोतरी। पूरी लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वो बता रहे हैं कैसे ये हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है और किसान हितैषी सरकार है। मतलब कांग्रेस जबरदस्ती मौके की ताक में। देखिए, भाजपा की सरकार को, इनके मंत्रियों को केवल और केवल किसानों को बदनाम करने को, किसानों की आवाज को दबाने का काम करती है। आप तो भावनात्मक बातें नहीं करते, वो तथ्य रख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तथ्य रखने की बातें करें तो आप जानते हैं कि मोदी जी ने किसानों को केवल और केवल बर्बाद करने का काम किया। देश में जो अन्नदाताओं को
वादे किए गए वो वादे भी तोड़े गए। कौन सा वादा तोड़ दिया? जैसे कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, क्या वो दोगुनी हो पाई? क्या एमएसपी का रेट फिक्स करने की बात कही गई, क्या वो दोगुनी हुई? एमएसपी यहाँ तो दे दी ना हरियाणा में 24 फसलों। देखिए, केवल और केवल बेवकूफ बनाने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, जिनकी ओर से इन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी। बेवकूफी कैसे? 24 फसलों पर दे रहे हैं ना एमएसपी, किसी राज्य में नहीं मिल रही 24 फसलों पर एमएसपी। क्या एमएसपी का रेट आज भी आप किसानों को फिक्स रेट पर दे पा रहे हैं? और जो एमएसपी तय करने से क्या होगा जब खरीद ही नहीं रहे फसलें? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के, मैं आप सभी को चाहता हूं, हरियाणा की जनता जो है बहुत पढ़ी लिखी जनता है, आप गूगल करिए और देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर 2012-13 में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन कमीशन को इनने 70 सालों में इंप्लीमेंट नहीं किया। हर फसल के अंदर हमने ज्यादा दाम दिया है कांग्रेस पार्टी से। ओपन मेरा चैलेंज है, एक भी फसल में आप बता दीजिए दाम जो है कांग्रेस पार्टी से कम है, और अभी हम सभी फसलों में 24 फसलों में एमएसपी का दावा कर। ठीक है, मैं बीजेपी और कांग्रेस जरा आगे बढ़ूंगी। जेजेपी की तरफ से हमारे साथ यहाँ पर नेताजी मौजूद है। पहले तो आप मुझे बताओ कि किसानों का मुद्दा इस बार हरियाणा चुनाव में निर्णायक रहेगा क्या, हाँ या ना में? हाँ बिल्कुल रहेगा। अगर रहेगा तो मुझे इतना बता दो कि ये मामला तो फिर बीजेपी और कांग्रेस का चल रहा है ना, आप कहाँ खड़े हो इस मुद्दे पर? भंडारी से पूछना चाहता हूँ, ये अपने सीएम से ये तो पूछें जिन्होंने 24 फसलों पे एमएसपी की गारंटी दी है, वो 24 फसलें हरियाणा में होती भी हैं ना? वही वाले सीएम जिनके साथ 4.5 साल तक आपने भी सरकार चलाई और मलाई खाई, वही वाले सीएम जिनके साथ आपने 4.5 साल तक सरकार चलाकर मलाई खाई? बिल्कुल बिल्कुल, हमने 4.5 साल सरकार चलाई, मलाई खाई। मलाई आप इनसे पूछे बीजेपी में, बीजेपी की सरकार क्या हरियाणा के अंदर ही है? इनकी राजस्थान यूपी में नहीं है? 14 फसलों में एमएसपी हरियाणा में सबसे ज्यादा क्यों मिल रही है? यदि ये एमएसपी देने की इनकी इतनी है तो ये यूपी में राजस्थान में क्यों नहीं देते? यहाँ क्यों दे रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये दुष्यंत चौटाला जी की है, चौटाला जी सरकार थे, दुष्यंत चौटाला जी सरकार में रहे, उन्होंने किसानों के लिए आवाज उठाई। दुष्यंत जी जब आप लोग सरकार से निकल गए तब नाथ सिंह सैनी 24 फसलों पर दे रहे हैं, क्या बात करते हो सर? ये लॉजिक कौन किसके अलग? अरे वो 24 फसल कौन सी है? आप ये देखो हरियाणा में, मैं किसान नहीं 24 फसलें, वो कह रहे हैं 24 फसलें ही नहीं है हरियाणा में, ये किस पर दे रहे हैं एमएसपी? ये चल क्या रहा है यहाँ पर? ये तो 24 फसलें तो नहीं होती है, लेकिन जो आय दुगना करने की बात करते थे। 24 फसलें होती है यानी? पहले आप मुझे बताओ। 24 फसलें नहीं होती है। प्रदीप जी सुन रहे हैं आप? 24 फसलें होती नहीं है, जवाब तैयार रखिएगा। मैं तो जो आय दुगना करने की बात करते हैं आप, ये आय दुगना नहीं बल्कि खाद बीज और दवाइयों की सब्सिडी खत्म करी हाँ सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और लागत दुगनी हुई, आय आधी हो गई, उल्टा काम हुआ है। आय आधी लागत दुगनी, ऐसा हुआ है क्या? अभी आऊंगी जनता के बीच, तैयार रहिएगा अपने सवालों के साथ। बिल्कुल, आय जो दुगनी की बात करते थे नहीं हुई और लागत दुगनी हुई। ये बताओ मुझे, आपके जो नेता हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा बटन दबाना कि मनोहर लाल खट्टर को पता चल जाए नकली असली खट्टर का फर्क, ये क्या सब बयान हुआ? खट्टर तो खुद गायब हो गए, आपको पता है हरियाणा से। और जो बात कर रहे थे, मैं ये कहता हूं कि कंगना रनौत को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर 3 बार अपनी देश की बेटियां, और वो मैं कहता हूं चाटा बहुत अच्छा पड़ा था, पूरा देश सुन रहा है। सर लोकतंत्र में देखिए हिंसा की पैरवी नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कबूल करूंगी। नहीं, ऐसी बात आप नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा हुआ, ये गलत है। सांसद होकर इस तरह के बयान दे सकते किसानों के लिए? हमारा हरियाणा किसान थोड़ी है फिर कोई किसी को थप्पड़ मार दे, कोई कानून व्यवस्था है ना हमारे देश में, लोकतंत्र है ना हमारा, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? लोकतंत्र है हम कहते हैं, लेकिन इस तरह से बयान देके बीजेपी अपने खुद बयानों पे घिरी हुई है। बीजेपी कैसे अपने बयानों को वापस ले रही है? अगर हमारे देश, आप भी जरा बयान वापस लीजिए, थप्पड़ वाली बात पर आप भी कहिए कि हाँ मैं वापस ले रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर आप कहते हो तो बयान वापस लेते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बयान देंगी तो ये जनता भी कल के लिए तैयार है। क्या जनता जवाब नहीं देगी? जनता जवाब दे रही है, इस्तीफा लेना चाहिए, क्यों नहीं? लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देना, थप्पड़ अप्पड़ की बात तो बिल्कुल सही नहीं है यहाँ पर इस तरीके से करना। सवाल किसके हैं, जरा जल्दी से हाथ उठाइए। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, जब किसान 11 महीने धरने पर बैठे हुए थे, किसी भी नेता ने अपना नाखून तक नहीं काटा था, और किसान केसरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा की सीट से इस्तीफा दिया था और किसानों के बीच में जाकर के बैठे थे। और ये जो मैं खुद, ये किसान आंदोलन का फायदा आईएनएलडी को मिलेगा? मैं खुद किसान हूँ, और किसान होने के नाते आज किस खाद का कट्टा लेने के लिए चले जाओ, कितना महंगा है। तो कह ही दिया ना आपके नेता ने, आईएनएलडी वाली बात आप कर रहे हो। और किसका सवाल है? हाँ जी जल्दी से आगे आइए। भाई से जो आप आम आदमी पार्टी के हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो उन्होंने चाटे वाली बात कही वो गलत है। हमारा देश हिंदुत्व का देश है, मिलने का देश है, मारपीट हिंसा हमारे देश में नहीं होती। अब सवाल ये है कि जब किसान आंदोलन हुआ, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर पंजाब ही किसानों का, हरियाणा में नहीं है, या पूरे देश में? हरियाणा में नहीं हो रहा था आंदोलन? नहीं, हरियाणा के लोग कहाँ थे? पंजाब के सबसे ज्यादा किसान थे उसमें। अच्छा,
हरियाणा के लोगों का कोई लेना? हरियाणा ने तो रोका। और हरियाणा के गांव वाले जो हैं वो बीजेपी के लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे गांवों में? और रही किस्मों 24 फसलों की बात, आप मुझे बताओ, आप किस पार्टी होती है? 24 किस पार्टी से? किसी पार्टी से नहीं, मैं एक आम आदमी। 24 फसलें होती हैं, किसानों 24 फसलें हरियाणा के अंदर होती है और उसी के ऊपर एमएसपी दिया जाता है। ठीक है, हाँ। और किसको अपनी बात रखनी है? आधे लोग जो थे हरियाणा के थे। वो कह रहे हरियाणा के किसान ही नहीं थे। किसान थे पंजाब के भी, हरियाणा के। एक मिनट, सबसे बड़ी बात है ना, अभय सिंह चौटाला है जिसने रिजाइन दिया, और वो उसकी वंशज है जो किसानों का सबसे बड़ा हरियाणा का नेता है, ताऊ देवी। किसी ने कुछ नहीं किया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया कि भाई कांग्रेस के नेता के पास चलना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग जबरदस्ती यहाँ पर बस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में। जनता वहाँ पर आईएनएलडी के समर्थक है, वो कह रहे हैं अभय चौटाला तो इस्तीफा दे दिया था, कांग्रेस वालों ने किया क्या? आज जो नेता खुद ही चुनाव हार रहे हो उनके बयान को ज्यादा सीरियसली ना लिया जाए। और मेरे भाई जैसे कि किसानों की बात करते हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं, वो किसान पलवल में भी बैठे गए थे, हरियाणा के किसान थे, यूपी से भी किसान आए थे, राजस्थान से भी किसान आए थे। आपको बता देना चाहता हूं, भाजपा के कार्यकर्ता बनके अपनी आंखों को बंद करके बैठने का काम ना कीजिए। आज जिस किसान को पीटने का काम किया गया, मैं पूछना चाहता हूं, चंडीगढ़ में क्या किसानों को, सरपंचों को पीटा नहीं गया? आज जिन किसानों की बातें करते हो, जिन सरपंचों की इस्तीफा किसने दिया? वो अभय चौटाला की बात कह रहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। केवल एक राजनीतिक स्टंट करने का काम करते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। और अगर इस्तीफा दिया होता, आप समझिए खुद क्यों चुनाव हार जाते हैं ये बड़े बड़े आईएनएलडी के नेता। इस बार की लड़ाई क्या है? आर पार की लड़ाई है, या फिर आप किस तरीके से देख रहे हैं इस लड़ाई को? और किसानों का मुद्दा जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बनेगा, या फिर किसानों की नाराजगी उससे बीजेपी को फायदा पहुंचने वाला है, किसानों का वोट बढ़ जाएगा? देखिए, किसी भी सरकार की इंटेंट देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार तेलंगाना में है, इन्होंने जो आज हरियाणा में वादा किया, तेलंगाना में वादा किया, नतीजा क्या निकला? 100 किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। कर्नाटक के अंदर नतीजा क्या निकला? 1200 किसानों को आत्महत्या करने लगी। नहीं तो प्रदीप भंडारी, वहां से यही तो कहा जा रहा है कि भाई इनके पड़ोस में राजस्थान में सरकार है, यूपी में सरकार है, कौन सी इनकी राज्य सरकार जो है वो 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। फर्क बता रहा हूं, देखिए एक फर्क बताना चाह रहा हूं। 6400 एग्रीकल्चर इनकम थी किसी भी फार्मर हाउस होल्ड की 2012-13 में जब कांग्रेस पार्टी थी, अभी 10,000 हो चुकी है। तो किसानों को एमएसपी देने का सबसे ज्यादा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। और एक कॉन्सेप्ट होता है कृषि के अंदर कि हरियाणा में, यूपी में नहीं, राजस्थान में देंगे। मैं कह रहा हूं हर जगह वहां भी। मैं पूछना चाहता हूं, जब 750 किसान मारा गया, उसको लेके क्या प्रधानमंत्री जी 2 मिनट का मौन भी नहीं कर सकते थे? ठीक है। और आपके चाचा जी देखो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नीचे से लोग कह रहे हैं कितनी बड़ी उन्होंने शहादत कुर्बानी किसानों के लिए दी, आप लोग मलाई खा रहे थे। नंबर तो कट गए किसानों में। नहीं, किसान नाराज हो गया, हमने मनाने का काम किया, जो उनकी नाराजगी मान जाएगा। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ इनसे मान जाएगा किसान। बीजेपी वालों से किसान नाराज है या नहीं है? वो दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत बड़ी भूल की। क्या कर दिया? उस समय किसानों के आंदोलन का साथ देना चाहिए था। किसानों ने वोट जो दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट दिया था, और वो भारतीय जनता पार्टी में जो जाके मिले, ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और किसानों के खिलाफ उन्होंने जो कहा। तो भाई किसान इस बार सबक किसको सिखाने वाला है प्रदेश में? किसान बिल्कुल सबक बीजेपी को सिखाने वाला है। और आज जो ये फरीदाबाद के अंदर बात हो रही है, आपके यहाँ पे रोजगार बंद करने का काम किया है भाजपा ने। और मैं खुल के चैलेंज कहता हूँ, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, अभी बाटा खरीदी गई, जो आप जूते पहनते हो बाटा के, वो भी इनके मंत्री ने खरीदी है, केंद्रीय मंत्री ने। बता दो अगर नहीं है तो जवाब पूछ लो। यामा खरीद ली इन्होंने। रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या सबसे पहले, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है इस फरीदाबाद के अंदर। पूछिए इनसे, अगर ये फैक्ट्रियों के तौर पर पहचान है और रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ पर फरीदाबाद में, हाथ उठाइए जी, कहिए क्या कहना है। माइक रहने दीजिए मेरे पास। यहाँ किसानों की बात चल रही है। मैं बीजेपी कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, आप तेलंगाना चले गए, फरीदाबाद के अंदर एक चौक है, बीबीटीपी चौक, एक अमोलिक चौक है, आप ही के बड़े नेताओं का यहाँ नाम जुड़ता है। किसानों की जो जमीन है, कोड़ियों के भाव लेके करोड़ों रुपए का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कैसे आपके किसानी तेजी है? भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं आप। हाँ जी, ठीक है, जल्दी से आपका क्या कहना है? देखिए, ये हमारे जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय और सतान्य है, ये हमारा राष्ट्र सतान्य मुद्दा है। हमारी बिजली, पानी, सीवर, इनकी समस्याओं के लिए बिल्कुल हर एक तरह से बीजेपी फेल हो चुकी है। हमारे जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं, जो बच्चे हैं। सारे मुद्दे गिना दिया आपने एक साथ। मैं कंगना रनौत के बारे में कहना चाहूंगा, जिसका काम हो उसी को साजे, दूसरा करे तो को बुद्धू बाजे। ये कंगना रनौत का जो कार्य है वो तो कर नहीं रही, और इसमें गलती बीजेपी। सांसद है वो, राष्ट्रीय मुद्दों पर वो अपने विचार रख सकती हैं। वो जो उसका काम है उसको वो करना चाहिए। उसको राजनीतिक ज्ञान ही नहीं है। राजनीतिक ज्ञान होता है, सांसद है, उनका काम ज्ञान नहीं है, उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। आपको उनका ज्ञान नहीं पसंद आ रहा तो राजनीतिक ज्ञान नहीं है।
क्या नहीं है, किसान जो है ना देश का जो ना रीढ़ की हड्डी है, उसके बारे में बयान देने से पहले 20 बार सोचना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, भाजपा के नेता बार बार दुष्यंत चौटाला के डिपार्टमेंट में जो काम हुए उनकी जो ना वो गिना रहे हैं। वो गिनाए अपना शहरी विभाग की, वो गिनाए नगर निगमों की, वो गिनाए अपने जो ना गृह। दुष्यंत चौटाला ने तो सबसे ज्यादा धोखा दिया किसानों को, किसानों का वोट लेकर आए और कृषि कानून के टाइम पर मलाई खा रहे थे। जेजेपी के नेता है आप? हाँ जी। किसान और युवा दो ही चीजें हैं, जो बैठे हैं वो किसान हैं या फिर हमारे जैसे युवा हैं। किसानों की बात कर लो आप इस एरिया की, तो यहाँ पे तो युवाओं की बात करो, बेरोजगारी की बात। किसानों की बात करेंगे हम, हमारी किसानी पहले है। हमारे यहाँ सवाल पूछो ना, आपसे कानून की बात पूछता हूँ। यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन कैसी होनी चाहिए, एग्रीकल्चर या फिर बंजर? अब मुझे ये बताइए पहले। बंजर, लेकिन यहाँ पे बंजर जमीनें नहीं है। बीजेपी ने सारी जो बिल्डिंगें खड़ी करी हैं वो एग्रीकल्चर जमीन पे खड़ी करी हैं। ये तो तहस नहस कर रही है, मतलब बीजेपी प्रदीप भंडारी से जवाब लेंगे। और आपका युवा पे आ जाओ आप, युवाओं का भी ये बताओ हमारे लिए नौकरियां कहाँ पे हैं? बेरोजगारी की समस्या है। आइए आइए आगे आइए, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। मैडम पहले तो आपका फरीदाबाद की इस पावन धरती पर एबीपी न्यूज का और मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैडम। जो सब मुद्दे होने चाहिए जनता के, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आज टोटल बीजेपी फेल है सारे मुद्दों पर। ये जुमलेबाज सरकार है, कोई काम नहीं किया। फरीदाबाद को इन्होंने नरक निगम बना। ये इतनी नाराजगी बीजेपी से प्रदीप भंडारी, यहाँ पर किसान ही नहीं रोजगार और पता नहीं भ्रष्टाचार तक के आरोप लग गए। फैक्ट्रियां वो कह रहे हैं बीजेपी वाले जो हैं वो सारी फैक्ट्रियां हड़प रहे हैं। देखिए, मैं उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करता हूं, पर तथ्य क्या कहते हैं जो कांग्रेस पार्टी भी मानती है और भाजपा भी मानती है। 2013-14 में हरियाणा में 6117 फैक्ट्री थी, 2020-21 में 11,250 फैक्ट्री थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सबका डेटा, मेरा डेटा नहीं है। अब पहली चीज, दूसरी देखो, आपको तथ्य में आपको सब। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे सरकारी नौकरी की, 10 साल में जितनी सरकारी नौकरी कांग्रेस पार्टी ने दी उससे ज्यादा हमने दी है। ठीक है, लेकिन एक हकीकत तो ये भी है ना कि बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो राष्ट्रीय औसत से हरियाणा में ज्यादा है। मैडम आप बहुत देर से बोल रही है, माइक पर बोलिए, आपकी आवाज नहीं जा रही। क्या सवाल है, किससे सवाल? भाजपा ने केवल हरियाणा को बर्बाद कर दिया। कैसे? जो उद्योग नगरी कही जाने वाली फरीदाबाद थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। इन्होंने कैसे अपना घर भरने का काम किया। एमसीएफ सारी इन्हों के घोटालों से भरी हुई है, जिनका आज तक भी यहाँ के मंत्री जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उन्होंने केवल अपने स्वार्थ को पूरा किया, अपनी राजनीति। भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं आप बीजेपी पर। हाँ जी मैडम, मेरा कहना यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी ऐसी हैं। आज सबरे कांग्रेस के नेता सब बीजेपी के अंदर पहुंच गए हैं। आज वो मतलब वॉशिंग मशीन में धो के साफ हो गए हैं, गंगा नहाए हो गए हैं, और कल आके वो फिर कांग्रेस में आ जाएंगे। आपका क्या मन है, कौन आए सत्ता में? नाम बताओ। सत्ता में दोनों को बाहर निकालो। कौन आए? दोनों को बाहर निकालो। चौटाला कौन से वाले? गठबंधन होना चाहिए, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ में बैठे हुए बीएसपी के और आईएनएलडी के, तो आईएनएलडी और बीएसपी के गठबंधन की यहाँ पर वकालत कर रहे हैं। जल्दी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं फैक्ट्रियां बढ़ गई, यहाँ के केंद्रीय मंत्री से पूछिए कि आज किस हॉस्पिटल में, किस स्कूल में उनका हिस्सा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप रोजगार की बात करते हैं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, आप राजनीति में हैं, आपने कोई केस वेस किया, आपने इस मामले को आगे बढ़ाया, आंदोलन किया इसको लेकर, या सिर्फ आपने चुनाव के लिए बचाकर रखा कि जब एबीपी न्यूज के मंच कौन बनेगा मुख्यमंत्री में मुझे मौका मिलेगा तभी मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। भाजपा सरकार के अग्निवीर योजना के खिलाफ भी मैंने डीसी को ज्ञापन देने का काम किया। आज मेरे किसान, मेरे गांव में कोई बच्चा सुबह दौड़ लगाता नहीं मिलता। मैं पूछना चाहता हूं, ये अग्निवीर योजना पहले 60 साल की आयु में ठीक है, जल्दी से फरीदाबाद के लोगों कौन बनेगा मुख्यमंत्री? नाम बताइए, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा? देखिए कौन बनेगा? भूपेंद्र सिंह। कौन बनेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कौन बनेगा? हुड्डा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन अभय चौटाला। तो चलिए यहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री आज फरीदाबाद से देख रहे थे आप। कल हरियाणा के एक और विधानसभा क्षेत्र से आपसे मुलाकात होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।